आज का हमारा जो लेक्चर है वो भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको लेकर के बच्चा हमेशा परेशान रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एन फैक्टर। भाई साहब क्लास 11th का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, हर बच्चे के लिए ये लेक्चर बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद आप दुनिया के सारे कंपाउंड्स के एन फैक्टर निकाल पाएंगे। भाई साहब इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं देख लेते हैं। हम लोग पहले निकालेंगे एन फैक्टर ऑफ एसिड्स, फिर निकालेंगे एन फैक्टर ऑफ बेस, फिर निकालेंगे एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, फिर निकालेंगे एन फैक्टर ऑफ आयंस, फिर निकालेंगे एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिनको हम लोग रिडॉक्स में इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में देखेंगे एन फैक्टर ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है ना। तो कुल मिला के इतने टॉपिक कवर करने वाले हैं, और इतने ही टॉपिक आपको चाहिए होते हैं, चाहे आप 11th में हो, चाहे नीट में हो, चाहे जेई में हो, सबके लिए भाई साहब। और भाई साहब कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी बताऊंगा जहां पर बच्चे हमेशा फंस जाते हैं। तो ये हमारा रहा वीडियो का पूरा मेनू। इस पूरे लेक्चर के खत्म होते होते आपको ये सारी बातें आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, बीच में भी क्वेश्चन दूंगा। आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आप लिख दीजिएगा। अब चालू करते हैं अपना लेक्चर। बात करते हैं हम लोग अपने एन फैक्टर ऑफ एसिड की। देखो भाई, एसिड अगर हम आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बात करें तो वो सारे पदार्थ जो पानी में जाकर के H+ आयन देते हैं उनको हम लोग बेटा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। अब भाई साहब एन फैक्टर ऑफ एसिड के लिए क्या है? नंबर ऑफ डिस्प्लेस H+ आयंस फ्रॉम एसिड। देखो भाई, कोई भी एसिड जितने भी H+ आयन को रिमूव करेगा, जितने भी H+ आयन को हटाएगा, उसे हम बेटा बोलते हैं उसका एन फैक्टर। ठीक है ना। अगर कोई सपोज करो एसिड जिसमें मेरे को 4 H दिख रहे हैं, ठीक है ना, अगर उसमें से वो केवल एक ही H निकाल पा रहा है, उसमें से डिस्प्लेस हाइड्रोजन केवल एक है और 3 H डिस्प्लेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका एन फैक्टर 1 होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जिस कंपाउंड में जितने भी H आ जाते हैं वो उसका एन फैक्टर होता है। ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसमें जो एसिड ग्रुप है बेटा वो COOH है, तो वहां से केवल एक ही H निकलेगा। भाई पूरे कंपाउंड में तो 4 H हैं, मगर भाई साहब निकलेगा केवल एक। तो देखो सीधी सी बात है, इस डिस्प्लेस वर्ड पे ध्यान देना है। मैंने ये नहीं लिखा है कि जितने H होते हैं वो एन फैक्टर होता है, जितने H+ निकल सकते हैं उसको हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HNO3 की बात करें तो इससे एक H निकल जाता है, इसका एन फैक्टर 1 है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मली बात करें तो ये 2 H+ देता है, इसका एन फैक्टर 2 है। अगर हम HCl की बात करें तो बेटा एक H+ देगा, इसका एन फैक्टर 1 है। अगर हम पर क्लोरिक एसिड HClO4 की बात करें तो एक H+ देगा, एन फैक्टर 1 है। मगर हम एसिडिक एसिड में आप देखिए ध्यान से, ये जो 3 H कार्बन के साथ लगे हैं इनका बेटा बॉन्ड एसिडिक नहीं होता है, तो इस वजह से केवल ये वाला H निकलेगा, तो यहाँ का भी एन फैक्टर 1 है। ये 3 एग्जाम्पल आपको जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि बच्चा गलती करता है। ये तीनों बेटा हमारे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स होते हैं। इनमें होता क्या है कि इन सबके स्ट्रक्चर में, बात सुन लीजिएगा, इन सबके स्ट्रक्चर में जितने OH ग्रुप दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में क्या होता है, इन सबके स्ट्रक्चर में जितने OH दिखाई पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर, क्योंकि जहां जहां से OH होता है वहीं से H+ निकल के O- बनता है, वही रेजोनेंस करता है। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा H3PO4, ठीक है, इसका एन फैक्टर आपको देखने में 3 लग रहा है। जब मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करा तो इसमें 3 OH आ रहा है। कितने OH आ रहे हैं बेटा? 3। तो भाई साहब इसका एन फैक्टर 3 हो गया। जब आप H3PO3 में अगर आप देखेंगे तो देखने में तो एन फैक्टर आपको 3 लग रहा है, मगर जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो वहां पर 2 OH होंगे और एक H P पे सीधा जुड़ा होगा, क्योंकि A को कम हो चुका है, तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू 2 आती। बच्चे यही 3 क्वेश्चन गलत करते हैं। और H3PO2 की बात करें तो यहाँ पर एक O और कम हो गया, तो वहां पर एक OH ग्रुप और कम हो जाएगा, तो फाइनली बनेगा एक ही OH, तो यहाँ पर एन फैक्टर 1 है। फिर बात कर लेते हैं अपने H2C2O4, इसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। फिलहाल अगर नॉर्मली ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो भाई साहब ये 2 H+ देगा, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। अब बच्चा गलती कहाँ करता है? यहाँ हाइड्रेट वाले में। ठीक है। ये बेटा एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड है जिसमें पानी नहीं होता है, और ये बेटा हाइड्रेट वाला है। बच्चा क्या करता है, अगर उसको हाइड्रेट वाला दे दिया जाता है तो वो क्या करता है, 2 H यहाँ के और 4 H पानी के। बेटा ध्यान रखना, पानी के H+ बहुत कम आयनाइजेबल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो आप पानी वाले H को काउंट कतई नहीं करेंगे। ठीक है। आप केवल यही 2 H करेंगे, यानी कुल मिला के ऑक्जेलिक एसिड चाहे आपका एनहाइड्रस वाला हो चाहे हाइड्रेट वाला हो, उसका
उसके एन फैक्टर की वैल्यू 2 ही आएगी। फटाफट इसको बनाइए। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं क्योंकि अब कुछ रिएक्शनों के एन फैक्टर बताने की बारी आ गई। देखो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई NaOH के साथ और यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड को NaOH ही दिया है। बच्चा भी गलती करता है, वो भी देता है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 NaOH दे रखे हैं और जब आप सॉल्ट को अगर देखेंगे, अगर आप सॉल्ट को देखेंगे तो इसमें सल्फेट के साथ एक भी H नहीं बचा। इसका मतलब इस रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा 2 वाटर आपके निकल गए हैं, ठीक है ना, यानी 2 OH यहाँ से उठे होंगे और 2 H, मतलब इस पूरी रिएक्शन में टोटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन 2 हैं, मतलब कंप्लीट कंबसन कंप्लीट रिएक्शन भाई है। तो इसका एन फैक्टर तो 2 हो गया। कितना हो गया? 2, ठीक है। मगर नीचे वाले को देखो, उसने जानबूझ के 1 ही मोल ऑफ NaOH दे रखा है। तो यहाँ जो सॉल्ट बना है वो सोडियम बाइसल्फेट NaOH। तो ध्यान से देखिए, आपके सल्फेट के साथ एक H बचा रह गया है, मतलब ओवरऑल सल्फ्यूरिक एसिड से भाई साहब एक ही H निकला है। तो इसका एन फैक्टर भाई साहब 1 होगा, ठीक है। अब एन फैक्टर से हम लोग इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं। मैं इसी में बताना चाहूंगा, अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, हिंदी में तुल्यांक की बार बोलते हैं, तो फॉर्मूला होता है मोलर मास। फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ये जो इक्विवेलेंट मास है ये नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास। जिस कंपाउंड का निकालना है उसका मोलर मास और उस पर्टिकुलर का उस रिएक्शन में या सिंपल उसका एन फैक्टर। तो अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का, अगर मेरे को इस रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसका मोलर मास तो 98 होता है। कितना होता है? 98। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एन फैक्टर 2, तो यहाँ तो आंसर कट पिट के 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49। मगर मैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर इक्विवेलेंट मास यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो मोलर मास तो बदलने से रहा, वो तो 98, मगर भाई साहब एन फैक्टर तो 1 हो गया। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास 98 आएगा। मतलब आप देखिए, एन फैक्टर के बदलने से किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास भी बदल सकता है, क्योंकि जितने H उसने पहले दिए थे उसने बाद में नहीं दिए। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास बदलेगा, मतलब नॉर्मलिटी की वैल्यू भी आपकी चेंज आएगी। इसको नोट कर लेते हैं एन फैक्टर ऑफ बेस की। जैसे हमारे पास एसिड पानी में H+ देता है, तो उसी तरह से बेटा बेस पानी में देता है OH-। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो नंबर ऑफ OH- डिस्प्लेस बाय बेस, मतलब कुल मिला के सोल्यूशन में मेरे पास जितने भी OH- निकलने वाले होंगे उसे बेटा हम लोग बेस का एन फैक्टर बोल देंगे। बस हाँ, यहाँ पर एक गड़बड़ के थोड़ा बोरिक एसिड का रह गया है, वो देखता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ NaOH की बात करूँ तो पानी में सिंपल सा एक OH दे देगा, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो ये पानी में 2 OH दे देगा, इसका एन फैक्टर 2 हो गया। अगर मैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो ये पानी में 3 OH देता है, इसका एन फैक्टर 3। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 2 मोल ऑफ HCl देता हूं तो पहले केस में ये बना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर 1 मोल ऑफ HCl देता हूं तो भाई साहब ये बना। आपको इन दोनों रिएक्शनों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बताना है, ठीक है ना। आपको इन दोनों रिएक्शनों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बताना है, ठीक है। अब एक केस देखो, बच्चा इसमें गलती करता है। पहली बात तो इसको बच्चा बेस समझ लेता है, तभी मैंने बेस के एग्जांपल में लिखा है कि BOH का होल ट्रेस। भाई बोरॉन की फैमिली में एल्युमिनियम आता है, तो बिल्कुल वैसा ही बच्चा कहता है सर यहाँ से 3 OH निकाल देगा और कहेगा साहब इसका एन फैक्टर 3 है। तो ये वो गड़बड़ियां हैं जो बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं और अपने नंबर के हिस्से से करा लेते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, बोरिक एसिड में प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे पास B है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है। अगर आपने थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो बताया गया होगा बोरॉन का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिड बोरॉन है। इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, एक एम्प्टी क्या होगा? p ऑर्बिटल होगा, जिसमें ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये करता क्या है? वाटर से रिएक्शन करता है। वाटर के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये वो लोन पेयर जाके अटैक करेगा। तो फाइनली जब जुड़ेगा तो OH, मतलब ये बन जाता है BOH का होल 4 और यहाँ पर हो जाता है माइनस, क्योंकि OH- यहाँ जुड़ गया और फाइनली ये रिलीज करता है एक H+। ध्यान रखिएगा,
बोरिक एसिड पानी से रिएक्शन करने पर उसका एक OH ले लेता है और बन जाता है B पे। वैसे भी जब 4 बॉन्ड बनते हैं ना तो बोरॉन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और भाई साहब एक ही H प्लस रिलीज कर रहा है। तो ये जो बोरिक एसिड का जो आप बेस समझ के इसका एन फैक्टर 3 समझ रहे थे ना, नहीं भाई इसका एन फैक्टर केवल कितना आया 1। तो ये वो गड़बड़ केस है जो बच्चे वास्तव में गड़बड़ करके आते हैं। एक तो वो वाला केस जहाँ H3PO4 H3PO3 H3PO2 वहाँ ऑक्जेलिक एसिड के हाइड्रेट का केस, और इसका केस बच्चे गलत करते हैं। बाकी तो नॉर्मली इसको नोट कर लीजिए। कर लेते हैं एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट की, ठीक है। तो बहुत से बच्चे सॉल्ट का एन फैक्टर गड़बड़ कैलकुलेट करते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ गड़बड़ कैलकुलेट करते हैं। लिखा है चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। देखो जब भी कोई सॉल्ट होगा तो वहाँ पे एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो आप कैटायन का फुल्ली चार्ज टोटल चार्ज कैलकुलेट करिए। ये नहीं कि एक एटम है उसके अंदर, अगर Na के वहाँ 2 हैं तो दोनों Na को मिला के क्या चार्ज है, या दोनों माइनस जितने भी माइनस हैं सबको मिला के फुल चार्ज, उस पर्टिकुलर आपके मेटल आयन पर जितना भी चार्ज होगा या निगेटिव पर फुल जितना चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं उसका एन फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें तो यहाँ पर Na का एन फैक्टर भी 1 है। हाँ, जितना कैटायन का होगा उतना ही एनायन का होगा। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो Na+1। बहुत सा बच्चा क्या गड़बड़ करता है, तो यहाँ पर Na का 1 मान लेता है। नहीं भाई, Na यहाँ 2 है तो यहाँ पर टोटल प्लस चार्ज जो हुआ वो 2, तो एन फैक्टर 2 हो गया। आप चाहे कार्बोनेट की बात कर लें, यहाँ पर भी कार्बोनेट पे डबल निगेटिव होता है तो एन फैक्टर 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की तो कैल्शियम पे डबल प्लस, यहाँ डबल माइनस, ठीक है। इसमें बच्चा गड़बड़ी करता है एल्युमिनियम सल्फेट। अब देखो सल्फेट पे तो होता है -2 चार्ज, भाई ये तो एक सल्फेट का है ना, ये तो एक सल्फेट का है ना, सल्फेट 3 है तो वहां पर उसका फुल चार्ज -6 हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 दिख रही है तो वैसे तो Al का +3 होगा, वैसे तो Al का +3 होगा, मगर एल्युमिनियम के हैं कितने 2, तो यहाँ पे +6 है, मतलब इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 2, मगर भाई इसका एन फैक्टर 6। बहुत सा बच्चा इसका एन फैक्टर 3 लगा के आ जाता है, कहता है एल्युमिनियम पे +3 है एन फैक्टर 3। नहीं भाई, जितने कैटायन होंगे, जैसे यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है तो 3 दूनी 6 हो गया एन फैक्टर। मान लो मेरे को इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, मेरे को इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसका मैं मोलर मास निकाल लूंगा, उसको मैंने m मान लिया और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर दूंगा। जो भी इसका मोलर मास होगा, फिलहाल 100 होता है, आप सॉल्व करेंगे तो 50 आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एन फैक्टर ऑफ आयन की, तो भैया जो भी आयन का चार्ज होगा, अगर मैं बात करूं एन फैक्टर ऑफ आयन की, तो जो भी चार्ज का आयन का चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर। जैसे Mg पे +2 उसने लिख दिया तो यहाँ पर एन फैक्टर 2 हो गया। एल्युमिनियम पे +3 लिख दिया, एन फैक्टर यहाँ 3 हो गया। सल्फेट पे 2 होता है तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो गया। फास्फेट पे 3 हो गया तो एन फैक्टर यहाँ 3 हो गया। हाइड्रोक्साइड पे -1 है तो एन फैक्टर 1 हो गया। अब मान लो मेरे से कहा गया Mg+2 का इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है। तो इसका मोलर मास, तो Mg का मोलर मास होता है 24, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये इसका इक्विवेलेंट मास निकाल आएगा, ठीक है। इसी के बाद मान लो मेरे पास आता है एल्युमिनियम +3 है ना, तो एल्युमिनियम का मेरे को इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसका एल्युमिनियम का 13Al 27 होता है, 27/3 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी का इक्विवेलेंट मास भी निकालने के लिए आता है वो एन फैक्टर सही निकलता है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है जिसका नाम है बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस का, मतलब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे और रिडक्शन में कैसे निकालेंगे। और अगर कोई रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन की हो गई जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही पदार्थ का रिडक्शन, तो उसका हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। बच्चा सबसे ज्यादा गलती यही करता है, यहीं पर आके फंसता है और यहीं पर इक्विवेलेंट मास निकालने में भी गड़बड़ी करता है। इसको नोट करिए। बात कर लेते हैं अपने उन सब्सटेंस की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जहां पर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है बेटा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जहां पर किसी की ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी, ठीक है ना। अब इनका अगर एन फैक्टर निकालना है ना बेटा, सिंपल सा एक लाइन से निकलता है। समझ लो क्या लिखा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। जो भी रिएक्शन आपको दी गई है उसमें एक मॉलिक्यूल से इधर से उधर जाने पर, एक मॉलिक्यूल में इधर से उधर जाने पर, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो गया, बस वही उसका एन फैक्टर होता है। मगर ध्यान रखिएगा पर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पर मॉलिक्यूल है, और एक एलिमेंट जो भी इधर हो उसकी संख्या उधर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, मेरे को बताना है कि
इस प्रोसेस का एन फैक्टर क्या है, ये H4O6 होगा, इस प्रोसेस का एन फैक्टर क्या है। तो पहली बात तो देखिए सल्फर यहाँ मेरे पास 4 है, यहाँ भी सल्फर 4 है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर चारों सल्फर का चार्ज निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो बताइए मैंने सल्फर का एक एक्स मान लिया तो टोटल हो गया 4 इंटू एक्स हो गया, टोटल चार्ज आप निकालेंगे सारे सल्फर का मिला करके, ठीक है। प्लस ओ बताइए यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6, तो 6 इंटू -2 बराबर में, बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर -2 कर देंगे, नहीं 2 मॉलिक्यूल लिए ना मैंने बैलेंस के लिए, तो यहाँ -4 करेंगे। -4 क्यों करा समझ में आ रहा है, क्योंकि -2 तो है एक पे और 2 मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, तो 4x का मतलब हो गया सारे सल्फर का जो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया -12 हो गया इजिकल टू -4, तो 4x इजिकल टू ये हो गया मेरे पास कितना बचा, 12 में 4 गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x की वैल्यू आ गई 8, 4x का मतलब क्या हुआ, चारों सल्फर का, तो प्लस का 8 आ गया, तो मैंने यहाँ पर प्लस का 8 लिख दिया, ठीक है। ये टोटल चार्ज है। अब यहाँ पर भी टोटल निकाल लेता हूँ, तो भाई ये बताइए सल्फर कितने हैं 4, तो 4x का मतलब सारे सल्फर हो गए, ठीक है, प्लस 6 इंटू -2, मगर यहाँ पर भाई साहब चूंकि एक ही है ना, तो ये -2 ही के बराबर होगा, तो 4x -12 इजिकल टू -2, 4x इजिकल टू ये आपका आ जाएगा 10। यानी देखो यहाँ पे जो 4x की वैल्यू आई है, देखिए यहाँ पे मैंने 4x की निकाली और यहाँ पर भी किसकी निकाली 4x की, जो कि प्लस की 10 आ गई। ओवरऑल बताइए कितने का चेंज हुआ बेटा, 2 का चेंज हुआ, ठीक है। आप देखिए पहले +8 था, बाद में +10 आ गया, मतलब एन फैक्टर 2 होना चाहिए, मगर मैंने जो यहाँ पर अंडरलाइन करा इसको आपने देखा नहीं, पर मॉलिक्यूल, भाई ये मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए बताइए, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए ना, तो एन फैक्टर चेंज तो आपका 2 का हो रहा है, मगर एक मॉलिक्यूल के लिए 2 का डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो भाई 2 में इतना है 2 का, तो 1 में 1, यानी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी 1। मैं पहले सारे एटम्स का मिला के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूंगा, उसके बाद अगर पर मॉलिक्यूल अगर एक ही मॉलिक्यूल हुआ तब तो एन फैक्टर वही हो जाएगा, अगर 2 या 3 हुए तो मैं उतने का ही डिवाइड कर दूंगा। देखो अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ P4 से ये बनाना है। पहली बात तो यहाँ 4 मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस, वहां पर एक ही है, तो पहले मैं 4 का मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब यहाँ पर 4 फास्फोरस हो गया, ठीक है, इसका तो बेटा चार्ज 0 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं, बताओ 2 इंटू सबका निकालना है भाई, 2 इंटू बदल की 2 क्या, हमारे पास H टोटल कितने 8 है, तो 8 इंटू H का हो गया 1, प्लस फास्फोरस मेरे पास कितने हैं 4, तो 4x हो गया, प्लस O कितने हैं 8, तो 8 इंटू -2 बराबर में -4 करेंगे। क्यों -4 करेंगे, क्योंकि -1 1 है और 4 है, तो ये हो गया 8 प्लस 4x माइनस का 8 दूनी 16 बराबर क्या हो गया -4, ये घट जाएगा, 4x -8 इजिकल टू -4, 4x इजिकल टू कितना बचेगा आपका +4। इसमें से x मत निकालिएगा आप ना, यहाँ पे चारों का मिला के 0, यहाँ पे 4 का, 4 फास्फोरस का +4 यानी कि +4 आ गया। अब बताइए यहाँ पर फास्फोरस का बताइए कितना मॉलिक्यूल है, बताइए एक ही मॉलिक्यूल तो है ना, और एक ही मॉलिक्यूल में टोटल चेंज कितने का आ रहा है 4 का, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर की वैल्यू हो गई बेटा वो 2 हो जाएगी, कितनी, सॉरी 2 कह रहे हैं, यहाँ पर एन फैक्टर वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। फटाफट इसको, ये भाई साहब एग्जाम्पल काफी फेमस है बहुत ज्यादा, ये तो भाई थोड़ा कठिन एग्जाम्पल है जो मैं लेके आया हूँ, ये भाई साहब एग्जाम में आता रहता है। अब मेरे को बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में कितना आपका एन फैक्टर होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा तो मॉलिक्यूल तो मेरे पास एक ही दिया है, ये तो अच्छी बात है कि डिवाइड नहीं करना है, मगर हाँ इसमें 2 क्रोमियम है, सब मिला के मैं पूरे क्रोमियम का चार्ज निकालूंगा। चलो भाई यहाँ पे दोनों क्रोमियम का मिला के चार्ज निकालो। पहली बात तो क्रोमियम यहाँ 2, यहाँ 1, 2 का मल्टीप्लाई करके पहले बराबर कर लो, क्रोमियम 2 हो गया, ठीक है ना। तो दोनों क्रोमियम का चार्ज निकालना है, तो 2 इंटू K का 1 होता है, प्लस 2 इंटू क्रोमियम का x, मेरे को 2x निकालना है पूरा, मेरे को पूरा क्रोमियम चाहिए, ठीक है ना। 7 इंटू -2 बराबर में 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं है, तो 2 प्लस 2x माइनस 14 इजिकल टू 0। तो जब यहाँ से सॉल्व करूंगा 2x इजिकल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, मतलब दोनों क्रोमियम का चार्ज प्लस का 12 है, ठीक है। अच्छा बताइए कुछ लोग गलती क्या करेंगे, कहेंगे सर क्रोमियम का +3 है, यहाँ आपने 2 क्रोमियम का 12 लिखा है ना प्लस का, तो यहाँ 2 क्रोमियम का प्लस का 6 होगा, बात समझ पा रहे हो, तो 2 क्रोमियम का यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। तो बताओ मॉलिक्यूल तो एक ही है, टोटल आपका बताइए कितना डिक्रीमेंट है, फिलहाल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि चेंज आपका घट रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंट 6 का आ गया, तो यहाँ पे सीधा एन फैक्टर की वैल्यू 6 हो जाएगी, बात समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा 6। अब इस एग्जाम्पल को देखो ये तो ऑक्सलेट आयन है, इस पे पूरा होता है -2, तो यहाँ पर हो गया Fe+2, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, देखिए आयरन की बात करें तो आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ +2, यहाँ +1, कितने का इंक्रीमेंट है 1 का। तो आयरन के लिए
एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई। मगर ऑक्सलेट आयन को भी देख लें, अगर मैं यहाँ पर कार्बन पे चार्ज निकालूं और यहाँ पर टोटल चार्ज निकालूं, सारे कार्बन का निकालना देखिएगा, देखो मैं निकालता हूँ तो यहाँ कार्बन है कितने, 2 हैं, तो 2 इंटू एक्स हो गया, पूरा 2x निकालना है मेरे को, क्या निकालना है 2x, ठीक है, प्लस 4 इंटू -2 और पूरे का चार्ज भाई साहब -2 हो जाएगा, तो 2x माइनस 8 इजिकल टू -2। ये सब बातें आपको पता होंगे कि भाई पूरे चार्ज -2 है तो 2x इजिकल टू कितना हो गया 8, तो ये 6 बचेगा, तो 2x की वैल्यू पूरी +6 आ गई। कितनी आ गई, 2x कार्बन का पूरा चार्ज +6 है, कार्बन का पूरा चार्ज +6 है। अब यहाँ निकाल लेते हैं, देखिए CO2 का निकाल लो तो भाई 2 इंटू कार्बन का हो गया x हो गया, प्लस O यहाँ टोटल कितने, टोटल मेरे को देखने हैं, 4 इंटू -2 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 8 आ गया, कितना आ गया प्लस का 8। अब देखिए यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +8 है। अब बताइए यहाँ पर ये भी एक ही मॉलिक्यूल तो है, पूरा एक ही आयन तो है, तो ओवरऑल यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है बेटा, 2 का चेंज है। कुल चेंज कितने का, 2 का। तो बेटा ऑक्सलेट आयन के लिए बिल्कुल दिमाग में रखो कि एन फैक्टर हमेशा इसके लिए 2, तो ओवरऑल अगर टोटल एन फैक्टर पूछा जाए तो भाई एक इसका भी है, ये भी बढ़ ही रहा है और वो भी बढ़ रहा है, तो टोटल एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके आऊँगा KMnO4 वाला, जो हमेशा एग्जाम में आता रहता है कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और बिल्कुल स्लाइटली बेसिक मीडियम में क्या होता है। उसके बाद एक बताऊंगा डिस्प्रोपोर्शनेशन का केस। फटाफट 3 रिएक्शनों को तो आप दिमाग में बैठा ले लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, चाहे बेटा एसिडिक मीडियम हो, न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक या स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो, ठीक है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम एसिडिक मीडियम में देंगे तो वो बनता है Mn+2 आयन में, अगर न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक में देंगे तो वो मैग्नीज डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और अगर KMnO4 को स्ट्रांगली बेसिक में रखेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर भी आपका एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, डिवाइड तो मेरे को नहीं करना है, ठीक है। Mn चेक कर लो, यहाँ पर भी एक Mn है, वहाँ पर भी एक Mn है, यहाँ पर भी एक Mn, वहाँ पर भी एक Mn, यहाँ पर भी एक, वहाँ पर Mn का भी मल्टीप्लाई कहीं नहीं करना है, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चार्ज लिख दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता होता है KMnO4 के Mn पे यहाँ पे हो गया +7, यहाँ पर भी आपका हो गया +7, यहाँ पर भी +7। ये 111 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ पर मॉलिक्यूल निकालना होता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ +2 है, तो बताइए चेंज कितने का हुआ, 5 का, तो यहाँ पर टोटल एन फैक्टर की वैल्यू 5 हो गई। हाँ ओके, यहाँ पे -2 है, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का 4, बताइए चेंज कितने का आ गया, 3 का, तो एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ 3 हो गई। इसका मैं निकालूंगा तो प्लस का 6 निकलेगा, तो बताइए चेंज कितने का हुआ, देखिए मॉलिक्यूल एक ही है, एटम बराबर है, चेंज कितने का हुआ, 1 का, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर की वैल्यू आएगी बेटा वो 1 आएगी। बस 1-2 एग्जाम्पल और देखूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पर एक ही स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का ही क्या रिडक्शन होता है, तो उसका टोटल एन फैक्टर निकलता है। बताऊंगा भी कैसे, इसको आप नोट। एग्जाम्पल मैं ये लेके लाया हूं ताकि केवल प्रैक्टिस आपकी बता सकूं, प्रैक्टिस करा सकूं ठीक से। अब बताइए आयोडीन दे रखा है, चलो अच्छी बात है, एक मॉलिक्यूल है, मगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, और यहाँ पे आयोडेट आयन दे रखा है IO3-। देखो भाई पहली बात तो मॉलिक्यूल का तो झंझट नहीं है, मगर यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर आयोडीन 2 है तो वहाँ पर भी 2 होने चाहिए, तो इधर तो हो गया I2, उधर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया 2IO3-, ठीक है। ये फ्री एलिमेंट है, 1 लो 2 लो 10 लो, इसका चार्ज 0 होगा। अब यहाँ पे दोनों आयोडीन का निकाल लीजिए, दोनों आयोडीन का निकालना है तो 2 इंटू I का मतलब X, ठीक है, प्लस O, बताइए 3 नहीं 6 है, तो 6 इंटू -2 बराबर, बताइए चार्ज -1 नहीं, ओवरऑल -2 है, बात समझ रहे हैं। 1 का -1 2 लिए हो ना, तो 2x आपका हो गया -12 इजिकल टू -2, तो 2x इजिकल टू हो गया प्लस का 10। यही 2x ही निकालना है। कुछ बच्चे कहें x निकालो, नहीं x नहीं निकालना है, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 का निकालना, तो यहाँ +10 हो गया और यहाँ पर हो गया 0। तो भाई साहब इस प्रोसेस में आयोडीन का जो भी एन फैक्टर आने वाला है वो आपका प्लस का 10 आने वाला है। अब इसके बाद बारी आ रही बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो बेटा पहचानते कैसे हैं कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। बेटा ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है, बस फर्क इतना है कि रेडॉक्स में किसी अलग पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, किसी अलग पदार्थ का रिडक्शन होता है, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या होता है, केवल एक ही मॉलिक्यूल का उसी से 2 पदार्थ ऐसे बनते हैं जिसमें एक में आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन और एक में देखने को मिलेगा बेटा रिडक्शन। जैसे अगर मैं यहाँ आयोडीन की बात करूँ, फिलहाल अभी यहाँ पे चार्ज 0 है, जब मैं यहाँ पर आयोडीन का निकालूंगा तो वो प्लस में निकलेगा, साफ साफ बगल में ऑक्सीजन लगा है तो यहाँ प्लस में आएगा। और देखो इस पे चार्ज क्या आ रहा है, माइनस। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इसी आयोडीन का
इसी आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इसी आयोडीन का रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखिए, जब एक ही पदार्थ का, सुनिए पहले ध्यान से, जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो बेटा उसे हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक प्रकार का रेडॉक्स का ही पार्ट है, मगर इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। फिलहाल पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एन फैक्टर क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर क्या है, और यहाँ से यहाँ मतलब रिडक्शन का एन फैक्टर क्या है। ठीक है, पहले चेक करिए। चलो अच्छी बात है, मॉलिक्यूल तो यहाँ एक ही है, मॉलिक्यूल तो एक ही है। पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। पहले मैंने कर लिया I2 से कर लिया पहला स्पेसीज IO3 माइनस, ताकि आपको ज़्यादा बात समझ में आए, और दूसरी रिएक्शन को अलग कर लिया I2 से मैंने कर लिया I माइनस। ठीक, अब देखो ये तो वही रिएक्शन हो गई जो अभी मैंने पहले बताई थी, मगर देखिए मॉलिक्यूल तो एक है मगर इसके अंदर आयोडीन कितने हैं? 2 है ना। तो पहले यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, आयोडीन बराबर नहीं करोगे हैं, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, दोनों आएगा 0। मतलब यहाँ फाइनली जो 2x की वैल्यू पूरी 0 है। ठीक है, अब यहाँ 2x निकाल लो, अभी निकलवाया तो था यार यहाँ पर, चलो दोबारा निकाल देते हैं भाई। 2 इंटू आई का x हो गया, ओ कितने हैं? 6 हैं, 3 दूनी 6, 6 इंटू -2 बराबर -1 चार्ज नहीं 2 है ना, तो माइनस का 2। कहना आपने पर मॉलिक्यूल कहा था, इधर वाले के लिए कहा था, उधर वाले के लिए नहीं कहा था। ठीक है ना, तो 2x -12 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू प्लस का 10 है ना। कैंसर इसका x निकाल लो। क्यों भाई x निकाल लूँ? यहाँ पर आयोडीन 2 है ना, तो इसका +10 है, मतलब यहाँ का जो N1 आ गया वो बटा प्लस का 10 आ गया। पहला एन फैक्टर निकाल लिया आपने, हमको पूरी रिएक्शन का एन फैक्टर निकालना है। ओवरऑल बताऊंगा। आप देखो यहाँ पे आयोडीन 2 है, यहाँ तो भाई साहब एक ही है, तो पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो आयोडीन से हो गया 2i माइनस, बताओ यहाँ पे टोटल 2x 0 है। अच्छा, इसका -1 है तो 2 का -2 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे -2 आएगा। बताइए सही है, एक आयोडीन का -1 तो 2 का -2, बताइए कितने का डिक्रीमेंट हो गया? 2 का। तो फाइनली पूरे मॉलिक्यूल के लिए 2 का, तो यानी कि यहाँ जो N2 है वो आपका 2 आ गया, मतलब जो सेकेंड एन फैक्टर है वो 2 आ गया। ठीक है, अगर ये रिएक्शन केवल रेडॉक्स की होती तो ये एन फैक्टर अलग रखना पड़ता और ये एन फैक्टर अलग रखना पड़ता, मगर जब डिस्प्रोपोर्शनेशन की होगी तो टोटल एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। कुछ बच्चे बात सुने नहीं मेरी ध्यान से, है ना। अगर ये केवल सिंपल रिडॉक्स होती तो ऑक्सीडेशन के एन फैक्टर को रिडक्शन से नहीं मिलाते हैं, ऑक्सीडेशन का अलग रखते हैं, रिडक्शन का अलग रखते हैं। मगर अगर ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन की होगी बेटा, तो पूरी रिएक्शन का एन फैक्टर पूछेगा, जिसका फॉर्मूला होता है NF इजिकल टू N1 इंटू N2 अपॉन दिस। ठीक है, तो NF इजिकल टू भाई N1 कितना है मेरे पास? N1 आपका 10 आ गया, मल्टीप्लाई भाई आपका 2 करना है, ये चेंज कभी माइनस में नहीं निकालना है, ये 2 कर दो और नीचे उठा के जोड़ दो दोनों को, तो 12 हो गया। ठीक है ना, आप इसको काट पीट लो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, अपना कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 5/3, 5/3, 5/3। ठीक है ना। अगर कोई मुझसे पूछे इस रिएक्शन में आयोडीन का इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो बस इसी का डिवाइड मार दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 3m/5, है ना, 3m/5। अगर मुझसे कहता इस रिएक्शन में आयोडीन का इक्विवेलेंट मास बता दो, तो आयोडीन का मोलर मास 127 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई एन फैक्टर कर दूंगा। तो आप इस तरह से बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर, मगर ध्यान रखिएगा रेडॉक्स के लिए दोनों एन फैक्टर अलग अलग रखने हैं, मगर इसके लिए एक साथ रखने हैं। उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर मगर बहुत बड़ा गहरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह के छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स देखने हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को तो लाइक कर ही दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।